हेलो बच्चों, क्लास 12 के प्यारे बच्चों। फिजिक्स का फर्स्ट लेसन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, चार्ज को डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, और केवल चार्ज ही नहीं, फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज़ हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसे कैसे डिफाइन करें? तो उसकी प्रॉपर्टी को बेस मान करके हम डिफाइन कर देते हैं। चार्ज की दो प्रॉपर्टी मुख्य होती है। अगर चार्ज स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र डेवलप करता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र। लेकिन वही अगर चार्ज मोशन में है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में है, एक समान स्पीड से चल रहा, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी डेवलप करेगा। स्टूडेंट्स, चलते समय ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, चाहे वो चल रहा हो, मोशन में हो, या रुका हुआ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट है। मैग्नेटिक फील्ड चलते समय ही उत्पन्न होगा, और वो भी कब? जब वह एक समान गति चल रहा हो, जिसमें एक्सीलरेशन शून्य हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या एक्सीलरेशन त्वरण को ए इक्वल टू 0 हो। ठीक, तो वो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा। अब इन्हीं दोनों को बेस बना करके हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो इन दोनों को उत्पन्न कर सके। कैसे लिखा जाएगा? चार्ज किसी सब्सटेंस का, किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर इसे लिखा जाए तो लिख सकते हैं, वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वस्तु विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं चार्ज। स्टूडेंट्स, एक अपील है कि आप कागज और कलम लेकर के अगर देखते हुए पढ़ोगे तो आपका पर्सनल नोट भी तैयार होता रहेगा। अगर इसी को हम लोग अंग्रेजी में डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which can produce, क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, ये डिफिनीशन हो गया चार्ज का। यहां पर एक छोटा सा प्रश्न छुपा हुआ है कि अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन करे, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया कि उसकी स्पीड परिवर्तित होती रहे, यानी कि उसमें त्वरण आ जाए, तो क्या हो? तो अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी कि उसके अंदर एक्सीलरेशन है, त्वरण है, तब वह एक नया चीज डेवलप करेगा जिसे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो सारे वेव्स जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड की इक्वल होती है, वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है चार्ज, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। लेकिन अगर वो रुका हुआ है तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट करेगा। अगर चार्ज की डिफिनीशन क्लियर हो जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं कि चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसका नोटेशन है क्यू। आप स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो। इसकी यूनिट
कूलाम्ब होती है। आपको क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 इसमें यूनिट पढ़ाया जाता है, मात्रक पढ़ाए जाते हैं। और मात्रक में कभी कभी किसी मात्रक को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जिन यूनिट को किसी साइंटिस्ट के नाम से रिलेट किया जाता है, उनके नाम से बनाया जाता है, उसे हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलाम्ब साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसे हमेशा कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे इसकी यूनिट को। न्यूटन कैपिटल एन से लिखते हैं, ओल्ट कैपिटल वी से लिखते हैं, हर्ट्ज कैपिटल एच जेड से लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। स्टूडेंट, चार्ज आता कहाँ से है? इसके लिए बहुत पहले, जैसा बुक्स में लिखा हुआ है, करीब करीब आज से 3000 वर्ष पहले थेल्स नामक फिलासफर ने, ग्रीक के थे, थेल्स नामक फिलासफर ने अंबर एक विशेष प्रकार का पत्थर, अंबर को जब सिल्क के ऊपर रगड़ा तो वो जो अंबर था उसके द्वारा हल्के फुल्की चीजें अट्रैक्ट होने लगी। अब कहाँ अंबर मिलेगा, कहाँ सिल्क मिलेगा? अच्छा है कि अगर कंघी को सूखे बाल में रब करके अच्छे से आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाओ तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये जो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन आ गई है रगड़ने के बाद, फ्रिक्शन के बाद, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रॉपर्टी है जो काम क्या करेगी? प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट्स बाय रब्ड सब्सटेंस। मतलब अट्रैक्ट करेगा। कौन अट्रैक्ट करेगा? जिससे आप रब करोगे, रगड़ोगे, घर्षित करोगे, फ्रिक्शन जनरेट करोगे, जिसमें उसके अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाएगी और वो लाइटर ऑब्जेक्ट को, हल्के फुल्के चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ये जो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब चूंकि ये फ्रिक्शन के बाद आता है, रगड़ने के बाद आता है, रगड़ जहाँ होता है वहाँ फ्रिक्शन भी होता है, तो फ्रिक्शन के बाद आता है, इसलिए इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और जो रब्ड सब्सटेंस था, जिसे रगड़ा गया था, उस सब्सटेंस को कहा जाता है कि वो चार्ज्ड हो गया है, आवेशित हो गया है या इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, वैद्युतमय। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डिफिनीशन कैसे होगी? वह गुण जिसके द्वारा घर्षण किया गया वस्तु किसी हल्के वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये कब जनरेट होती है, कब आती है? जब वस्तु को रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, घर्षण किया जाता है, इसलिए इसका नाम एक और हो जाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। घर्षण के बाद जिस वस्तु में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है उस वस्तु को कहा जाता है कि वो चार्ज्ड हो गया है, आवेशित हो गया है, या वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, वैद्युतमय हो गया है। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है आती कैसे है, कहाँ से आ जाती है, रगड़ने में ऐसी खास बात क्या है? अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि अगर कंघी को तेल लगे हुए बाल से रगड़ा जाए तो उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी नहीं आती है, सूखा बाल मस्ट है। क्यों? इसको अभी एक्सप्लेन करा जाएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्यों ऐसा होता है। तो हम लोग एक्सप्लेन करें कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है
बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो भी मैटर है वो सारे मैटर छोटे छोटे कण से मिल करके बने होते हैं, जिसे हम लोग एटम नाम देते हैं। एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिल करके बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्टेन सर्कुलर मोशन करता रहता है। जब इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है तो वो अपने सेल को, अपने कक्ष को छोड़ करके उत्सर्जित हो जाता है, इमिट हो जाता है। जब एनर्जी मिलेगी तब, इसीलिए जब हम किसी चीज़ को घर्षण पे लगाते हैं, यानी कि उसे हम रब करते हैं, तो उस घर्षण से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी से एटम का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और दूसरे वस्तु पर चला जाता है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज से आवेशित हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जिसके पास चला जाता है वो निगेटिव हो जाता है। यानी कि जो एटम इलेक्ट्रॉन निकाल देता है वो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है वो नेगेटिव हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी मीन्स कमी, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वो सिस्टम पॉजिटिव, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है वो सिस्टम नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से दो तरह के चार्ज डेवलप हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके कारण उनके बीच में अट्रैक्शन होने लगता है। तो ये अट्रैक्शन क्यों आता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फ्रॉम वन एटम टू दी अनदर एटम। अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है तो ऐसा प्रॉपर्टी भी डेवलप नहीं होगा। अब उस क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि अगर बाल सूखा नहीं है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं होती है, क्यों? तो उसका आंसर ये है कि जब बाल चिकना होता है तो चिकने चीज़ पर फ्रिक्शन कम लगता है, जिससे उसे हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, चार्ज नहीं उत्पन्न होगा, चार्ज नहीं उत्पन्न होगा तो वह दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। तो पॉजिटिव कैसे जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है, ये तो आप जान गए। इससे ये भी पता चल गया कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। स्टूडेंट्स, कुछ फंडामेंटल रूल है जिसको डुफे ने दिया था, बस ध्यान से याद रखिएगा, ये सब लोग जानते हो। डुफे एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, लेकिन उन्होंने उसका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं रखा था, उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया था। पॉजिटिव और नेगेटिव तो बहुत बाद में आया था। डुफे ने कहा कि दो तरह के चार्ज होते हैं। पहले चार्ज का नाम उन्होंने विट्रस रखा था और दूसरे तरह के चार्ज को उन्होंने रेजिनस रखा था। रेजिनस। विट्रस क्यों रखा था? विट्रस एक लैटिन वर्ड है ग्लास के लिए, तो ग्लास पॉजिटिव आवेश से आवेशित हुआ था इसलिए विट्रस नाम रखा। रेजिनस होता है प्लास्टिक के लिए, तो उन्होंने प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज देखा तो उसे रेजिनस कहा। खैर, बाद में इसी को पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया गया। शुरुआत में इसका नाम विट्रस और रेजिनस था। डुफे ने यह भी बताया कि लाइक चार्जेस, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव हो तो रिपेल करेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसको कहा जाता है फंडामेंटल लॉ, जिसे दिया गया था डुफे के द्वारा। तो ये है फंडामेंटल लॉ, जिसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये पढ़ा कि फंडामेंटल लॉ क्या होता है, जिसे
टूफे ने दिया था, फ्रेंच साइंटिस्ट, कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, विट्रस और रेजिनस। ये नाम डिसाइड किया गया था प्लास्टिक और ग्लास रॉड के आधार पर। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसे कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट्स, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, चार्ज तो पॉजिटिव और नेगेटिव से बताया गया। विट्रस और रेजिनस कहाँ से आ गए? 1706 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने कुछ रूल एंड रेगुलेशन डिसाइड किए। लेकिन वो रूल और रेगुलेशन क्यों डिसाइड किए, किस आधार पर डिसाइड किए, वो एक्सप्लेन नहीं किया गया। बस उन्होंने कहा और उनके कहे को बेस मान करके आज तक हम लोग चल रहे हैं। यानी कि उन्होंने रीत रिवाज डिफाइन किया, कल्चर डिफाइन किया कि किस कल्चर को फॉलो करेंगे जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक हमको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। कन्वेंशन, समझौता उन्होंने कराया, सभी प्रकार के थियरी को एक कर दिया। उन्होंने कहा क्या कि ये विट्रस रेजिनस कुछ नहीं होते, चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यूज किया था कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। जो विट्रस था उसको उन्होंने पॉजिटिव कहा, रेजिनस जो था उसे नेगेटिव कहा। दूसरी चीज़ उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लाया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। स्टूडेंट्स, ये जो घटना है वो 1706 की है। और अगर आप फर्स्ट ईयर में क्लास 11 में केमिस्ट्री का स्टार्टिंग हिस्सा, एटम्स वाला हिस्सा पढ़े होंगे, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो हुई थी वो 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में हुई थी। 1890 से शुरू हो गया था एटम्स के बारे में डिस्कशन करना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोजना, यानी कि 19वीं सेंचुरी के आसपास। ये 17वीं सेंचुरी है, करीब 200 साल का गैप है। इलेक्ट्रॉन अभी मिला ही नहीं और इलेक्ट्रॉन का नाम आ गया। ये नाम कहाँ से आया इलेक्ट्रॉन का? तो इसके लिए आपको इसी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने अंबर को रगड़ा था और उसी अंबर के द्वारा चीज़ों को अट्रैक्ट कराया गया। इसी प्रॉपर्टी को कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये जो अंबर था ना, इसका लैटिन में नाम इलेक्ट्रॉन था। ये ऐसे लिखा जाता है, सी की जगह पर के था, इलेक्ट्रॉन। बेंजामिन ने, चूंकि अंबर से ये सारी घटनाएं जुड़ी हुई थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना के लिए, इसलिए नाम रखा इलेक्ट्रॉन, यही जिम्मेदार है। लेकिन वो उसके ऊपर नेगेटिव क्यों होता है ये उन्होंने नहीं बताया। हम चाहें तो उसे पॉजिटिव बना करके भी सारी फिजिक्स की चीज़ें एक्सप्लेन कर दें, लेकिन ये कहो कि संयोग था कि उन्होंने नेगेटिव कहा और बाद में 200 वर्षों बाद जाकर के प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक, तो एक संयोग था जिससे उनका कथन सही हो गया। वो पॉजिटिव भी कर देते तो कुछ आपत्ति नहीं होती। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस रीत रिवाज को पढ़ने के बाद, कन्वेंशन को पढ़ने के बाद, अब हम लोग वास्तव में फिजिक्स के पहले लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12 का, जिस पर न्यूमेरिकल बेस होता है, जिस पर आपके थॉट क्वेश्चन बेस होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज के गुण क्या क्या हैं? तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये जो चार्ज होता है ना, हमेशा मास के साथ जुड़ा होता है, ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। जहाँ चार्ज है वहाँ मास है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, जहाँ मास है, द्रव्यमान है, वहाँ पर चार्ज होना जरूरी नहीं है। जैसे हमारे आपके अंदर मास है लेकिन हम लोग चार्ज्ड नहीं है, हमारे और आपके अंदर आवेश नहीं है।
इस मार्कर के पास मास है लेकिन इस पर चार्ज नहीं है। तो मास अगर है तो चार्ज हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर चार्ज है तो मास होना जरूरी है। यानी कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। एसोसिएटेड मीन्स जुड़ा रहता है, चार्ज हमेशा मास से जुड़ा रहता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे किसी सब्सटेंस पर उत्पन्न होता है, नेगेटिव कैसे आता है। एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जो एटम जितना इलेक्ट्रॉन निकालता है उतना उसके ऊपर पॉजिटिव आवेश आ जाता है और दूसरा जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव आवेश हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा। यानी कि पॉजिटिव वो होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव वो होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अच्छा, अब इस रूल को इस पर अप्लाई करके देखो, इस गुण को इस पर लगा करके देखो। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से आ रहा है दूसरे की तरफ तो अपने साथ मास भी तो लाएगा। यानी कि यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डिफिशियंसी ऑफ मास भी हो रहा है। तो जो पॉजिटिव आवेश होता है वहाँ पर दो प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और मास की भी कमी होती है। नेगेटिव जो होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और मास भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक। दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है चार्ज का, कि अगर रेस्ट पोजीशन पर आप हो, आप रेस्ट पोजीशन पर हो, रुक करके किसी चार्ज को ऑब्जर्व करो और दौड़ते हुए किसी चार्ज को ऑब्जर्व करो। खुद दौड़ो, चार्ज रुका हुआ हो, तो चाहे आप दौड़ करके उसे देख रहे हो, चाहे रुक करके उसे देख रहे हो, चाहे कूदते हुए उसे देख रहे हो, चार्ज के बिहेवियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। हम रुक करके देख रहे हैं, हम चलते हुए देख रहे हैं। जैसे मान लो आप अपने मित्र के साथ साइकिल पर जा रहे हो और दोनों एक साथ एक दिशा में एक ही स्पीड से साइकिल को चला रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को रेस्ट मानेंगे, रुका हुआ रहेगा। लेकिन वहीं सड़क के किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति दोनों को चलता हुआ देखेगा। तो अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखने का नज़रिया बदल दोगे तो ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट भी बदल जाता है। लेकिन चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि अगर आप रुक करके भी देखोगे तो भी चार्ज का वही बिहेवियर होगा, अगर आप मोशन में होगे तो भी चार्ज का वही बिहेवियर होगा। यानी कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, देखने के स्टाइल पर, देखने के ढंग पर डिपेंड नहीं करता। तीसरी प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बोर्ड वाले एग्जाम में सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में लिखने के लिए आता है, क्वांटाइजेशन क्या है। तो ये जो शब्द क्वांटा है ना, इसका मतलब होता है मिनिमम अमाउंट जो संभव हो। हर चीज़ का कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट, उससे मिनिमम अगर हम नहीं कर सकते हैं तो जो सबसे छोटा अमाउंट है उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटा, फिक्स्ड। ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज को सबसे छोटा, उससे छोटा चार्ज अभी तक संभव नहीं है। संभव है, क्वार्क वर्क हैं, लेकिन वो अभी हम लोगों के बुक में नहीं है। यानी कि उनका बिहेवियर अभी स्टडी नहीं किया गया है कि जिससे हम लोग समझें, जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन लगा सके, जिसको फार्मूला में हम लोग ला सकें। तो फिलहाल अभी तक जो नोन और सबसे छोटा चार्ज है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बेस मान करके क्वांटाइजेशन किया जाता है
कि किसी सब्सटेंस पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होल मल्टीपल होता है, पूर्ण गुणज होता है। चार्ज किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का सदैव पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मीन्स 1 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। इसे अंग्रेजी में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, टोटल चार्ज ऑन सब्सटेंस, ऑन एनी सब्सटेंस is always equal to integral multiple of चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसे फार्मूला में कैसे लिखते हैं, Q इक्वल टू एन ई, वेयर E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इतना अमाउंट का चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। ध्यान देना, हमने अमाउंट कहा है, इतना वैल्यू चार्ज की होती है, लेकिन वो नेचर जो होता है वो निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम और उसका नेचर नेगेटिव होता है। एन होल नंबर होता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये तो पहले ही हम लोग समझ लिए कि इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो जहाँ से निकल रहा होगा वो सब्सटेंस, वो एटम पॉजिटिव हो जाएगा और जहाँ चला जाएगा वो नेगेटिव होगा। तो इस आधार पर हम सब्सटेंस का नेचर भी डिफाइन कर सकते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन के देने या लेने के बाद पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपके बुक में क्वेश्चन है कि क्या 2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का आवेश किसी वस्तु को देना संभव है। 2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का आवेश किसी चीज़ को दे सकते हैं कि नहीं, आवेशित कर सकते हैं नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में होंगे, करिएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q इक्वल टू एन ई, एन इक्वल टू Q बाई ई। Q की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इलेक्ट्रॉन का पर आवेश की वैल्यू कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे 20/16। ये जो वैल्यू आएगी ये होल नंबर नहीं है। अगर पूर्णांक होता 1 2 3 वगैरह वगैरह आता तो हम कहते कि ये आवेश देना संभव है, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का आवेश किसी वस्तु को देना संभव नहीं है। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन रूल। एक प्रॉपर्टी और होती है, इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट करके नोट कर लो। एक प्रॉपर्टी और होती है स्टूडेंट्स, एडिटिव। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया योगात्मक। यानी कि हम आवेश को जोड़ देते हैं। मान लो किसी सिस्टम पर +5 कूलम का, -2 कूलम का, +1 कूलम का, +3 कूलम का चार्ज हो, तो टोटल चार्ज अगर निकालना हो Q टोटल या Q नेट, तो सबके सम के इक्वल होगा। +5 -2 +1 +3, यानी कि 314, 599 में से 2 माइनस कर देंगे, 7 कूलम का नेट चार्ज होगा उसके ऊपर। और उसका नेचर कैसा होगा,
पॉजिटिव होगा। तो योगात्मक गुण एडिटिव नेचर जो होगा वो बहुत ही आसान है। ये कहता है कि किसी सिस्टम पर टोटल चार्ज उस पर उपस्थित सभी चार्ज के सम के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी चार्ज की और होती है कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, मतलब संरक्षण। इसका मतलब चार्ज को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो चार्ज को नष्ट कर सकते हैं। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरे इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होता है वो सदैव नियत होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मान लो इस पर 10 कूलम का चार्ज है, पॉजिटिव 10 कूलम का सब्सटेंस ए। इसके पास अगर हम सेम शेप एंड साइज का एक दूसरा और न्यूट्रल सब्सटेंस लेकर के आएँ, टच कराएं और फिर थोड़ी देर के लिए अलग कर दें टच कराने के बाद, तो होगा क्या, ए और बी दोनों चार्ज हो जाएंगे। इस पर +5 कूलम का चार्ज हो जाएगा, इस पर भी +5 कूलम का चार्ज हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, लेकिन एक्शन से पहले और एक्शन के बाद टोटल चार्ज के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम इस पर सी को भी टच करा देते और फिर टच कराने के बाद अलग अलग करते तो कितना कितना चार्ज होता। इस पर 10/3 कूलम का, इस पर 10/3 कूलम का और इस पर भी 10/3 कूलम का चार्ज आ जाता। चार्ज ऑफ कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि चार्ज को कभी ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, और टोटल सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगले वीडियो में हम लोग दोनों बुक से, इंग्लिश मीडियम के बुक से, हिंदी मीडियम के बुक से, आपके एनसीईआरटी के बुक से इसके न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ध्यान से पढ़ें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।